बांग्लादेश का फोटोग्राफ आप देखिए कि एक कतर उनके यहाँ के कोई पैगंबर साहब पे बोला गया तो बहुत कुछ बोल गया। लेकिन बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है देखिए, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में 79 यानी 79 हिंदू को मार दिया गया, 56 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, 468 हिंदुओं के घरों को रौंद दिया गया, तोड़ दिया गया, और हिंदुओं की करीब 27,83,170 जो है डॉलर की प्रॉपर्टी करीब नष्ट की गई। लेकिन जो बांग्लादेश को सारी सुविधा भारत देता है, उस भारत सरकार का विरोध बांग्लादेश के प्रति नहीं हो। कतर और कुवैत अपने पैगंबर के लिए यहां तक हमारे राजदूत को अपने देश में बुला के उसकी ग्रिलिंग किए। बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर अभी तक ग्रिलिंग नहीं की गई है। हिंदुओं का एक ही देश है, लेकिन वहां की सरकार बांग्लादेश के राजदूत को अपने यहां बुला सकती है, पूछ सकती है, नहीं पूछा जा रहा। अभी तक सीएए की नियमावली तय नहीं हुई है, जिसके कारण अगर ये नियमावली होती तो हिंदू घर में यहां आ जाते। लेकिन इन शाहीन बाग और इन कट्टरपंथियों के डर से अभी तक सीएए की नियमावली तय नहीं हुई, और इधर 79 हिंदू मार दिए गए, 79 हिंदू, 56 मंदिर तोड़ दिए गए, 468 होम को घरों को ध्वस्त कर दिया गया। अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का जो संगठित संहार हुआ और चल रहा है, उस पर शंकर शरण जी की एक पुस्तक मैंने सबको रिकमेंड की थी, पढ़िए। आप लड़ पाएंगे अपने लिटरेचर के जरिए, वरना आपको अभी तक ये टहलाए हुए थे। आप बताओ, आपको पता है कि बांग्लादेश के राजदूत को नहीं बुलाया है, और जब आप ये लिखना शुरू करोगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा। एक कतर अगर अपने रिलीजन मजहब के प्रति इतना सेंसिटिव है, तो भारत अपने हिंदू नागरिक, हिंदू धर्म के प्रति सेंसिटिव क्यों नहीं है भारत की सरकार? ये सवाल जब आप पूछेंगे तो जाकर एक परिवर्तन आएगा। इस्लाम और कम्युनिज्म, ये बांग्लादेश का जो समय जो हिंदुओं का संहार हुआ, उस पर एक जीवंत दस्तावेज 20 का एक अध्याय है, इसको पढ़िए, कपोत पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और ये जो मैंने घटना दी है वो वर्तमान घटना है, जहां 79 हिंदुओं को मार दिया गया है। और ये सोर्स मुझे रॉबर्ट स्पेंसर के ट्वीट से, उनके ब्लॉग से मिला है कि ये हिंदुओं का अभी वहां संहार चल रहा है, पर भारत सरकार अभी तक विरोध दर्ज नहीं करा रही है। आज का मैं आपको दूसरा मामला ले चलूंगा, और दूसरा मामले में आप कहेंगे कि कल हमने आपको हामिद अंसारी के बारे में बताया, आज मैं आपको भाजपा के अंदर के हामिद के बारे में बताऊंगा। और वो हामिद साबित हो रहे हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी। मुख्तार अब्बास नकवी जी क्यों? क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब जनसंख्या नियंत्रण दिन था और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उस पर योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया, डायरेक्ट ऑफिशियल ट्वीट है। मीडिया क्या कह रही है भूल जाइए। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है दूसरे वर्ग की, निश्चित तौर पे एक वर्ग कौन, आप समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी प्रयास करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसांख्यिकी असंतुलन न पैदा हो जाए। यानी अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो एक वर्ग तो बेतहाशा बढ़ा रहा है, और एक वर्ग को और हम बांध दें, यानी हिंदुओं को हम बांध दें, और एक वर्ग बेतहाशा जो है टिड्डा दल हो रहा है। तो योगी ने कहा कि हमें इसका ध्यान रखना हो, ठीक है। और इस पर ओवैसी आज आया है, बताऊंगा। सबसे पहला विरोध आया भाजपा के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री रहे अभी 2-3 दिन पहले तक, और जिनके नाम कभी कोई उपराष्ट्रपति के रूप में उछाल रहा है, कोई जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल के रूप में उछाल रहा है, हो भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो दिया है वो भारत के इतिहास में किसी भी अल्पसंख्यक मंत्री या भारत की सरकार ने नहीं दिया है। और इन्होंने 70 साल में यानी 67 साल में जो कांग्रेस ने दिया है उसका 10 गुना दिया है अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम को। यही शब्द है उनके, अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम को। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने 3.31 करोड़ लोगों को आवास योजना दिया है, जिसमें 31% इनको दिए गए। पीएम ने जो है किसान निधि में 33% इनको दिए गए। मुद्रा योजना जो एक बहुत बड़ा सफेद हाथी भारत सरकार का साबित होने वाला है, कर्ज वाला, उसमें 35% इनको दिए गए।
ठीक है। और स्कॉलरशिप में 5,20,00,000 इनको स्कॉलरशिप दिया है, जबकि टोटल 67 साल में 3,20,00,000 ही दिए गए थे। इन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं, कहीं और से नहीं, ये इन्हीं के दिए आंकड़े। टेक्निकल ट्रेनिंग में सिर्फ 67 साल में 20,000 ही मुस्लिम ट्रेंड हुए थे। इन्होंने 21,50,000 ट्रेंड किए। 5,000 करोड़ के सब जो है उनको वो सालाना पैकेज दे रहे हैं। तो ये सब करने वालों को योगी आदित्यनाथ की बात चुभ गई और उन्होंने ट्वीट किया, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। यानी एक मुस्लिम सबसे पहले अपने मजहब के प्रति आग्रही है, ये भाजपा के एक पूर्व मंत्री से भी बयान से क्लियर हो रहा है और उनकी योजनाओं से क्लियर हो रहा है कि वो अपने ही संसाधन लुटाए हैं अपने वर्ग पर, समुदाय पर। मुल्क हमें जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। जाति, मैंने लिखा, इनको ट्वीट किया कि जाति और धर्म का ये मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ मजहब का मुद्दा है, इसलिए मजहब से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि एक वर्ग की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या मुसीबत है, उसमें पहला विरोध भाजपा के मोदी सरकार के ही पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये यानी भाजपा के हामिद अंसारी साहब को। हामिद अंसारी तो इससे बुरे हैं, ये नहीं हामिद अंसारी कहूंगा, क्योंकि भारत के प्रति थोड़ा इसका सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है, और मजहब के प्रति ये आपको दिख रहे हैं। अब आज ओवैसी भी योगी के खिलाफ हमला कर दिया। ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान इस देश के निवासी नहीं हैं। यानी मुख्तार अब्बास ने जो लाइन दिया, उस लाइन को ओवैसी ने बढ़ाया और ओवैसी ने कहा कि योगी ने जो एक खास वर्ग के बारे में टिप्पणी की है, तो क्या मुसलमान इस देश के निवासी नहीं है। ओवैसी ने कहा योगी झूठ कह रहे हैं, मुसलमान इस देश का मूल निवासी है। अच्छा, अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है यहाँ का मूल निवासी। द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं, योगी और मैं दोनों ही इस देश के मूल निवासी नहीं है। अब वो आर्य द्रविड़ थ्योरी लेकर दक्षिण से फिर से वो नफरत पैदा कर रहे हैं। अब वहां तमिलनाडु में एक नए राज्य की मांग भी उठा रहे हैं। यानी मैक्सिमम तोड़कर भारत को, हर पार्टी को कितना लाभ हो सकता है, मजहब पे, रिलीजन पे, ट्राइब्स पे, दक्षिण पे, उत्तर पे, भाषा पे, इस पे, उस पे, उसकी पूरी तैयारी। भारत का नाश करने वाला, हिंदुओं का नाश करने वाला भारत की पॉलिटिकल पार्टी है और कोई नहीं। आजादी के बाद से जिसके पीछे हिंदू सबसे ज्यादा अपना धन खर्च करता है, अपना श्रम खर्च करता है, अपना समय खर्च करता है, अपने घर के बंधुआ वोटर बन के जीता है, उसी ने उसको सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। और स्टॉकहोम सिंड्रोम से हिंदू पीड़ित है कि उसी पॉलिटिक्स में वो अपना तारनहार ढूंढने लगता है। ये हिंदुओं का स्टॉकहोम सिंड्रोम है, यानी जो सता रहा है उसी से हिंदुओं को प्रेम, ये साफ दिख रहा है। और इसीलिए योगी पर पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला किया और फिर ओवैसी ने हमला किया। और उन्होंने, योगी ने कुछ भी गलत नहीं कहा था कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी देश के लिए जो है चिंता का विषय है। अब अगली खबर है आपके लिए देश विदेश से, और हमारी एक जो दर्शक है सारा जी, उन्होंने विदेश से भेजा है कि भारत पर विदेशी मुद्रा के दबाव को कम करने के लिए आरबीआई अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए में भुगतान की अनुमति अब देता है। यानी रुपए में भुगतान की अनुमति को आरबीआई की मंजूरी है। शारदा कुमारी ने ये लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को भारतीय रुपए में निर्यात आयात के चालान भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त ढांचे की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपए में मूल्य वर्ग के निपटान तंत्र को मंजूरी दे दी है, यानी आप रुपए में भुगतान कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक कुछ स्थानीय बैंकों को इस व्यापार निपटान तंत्र को संचालित करने के लिए अधिकृत करेंगे। आरबीआई का नोट भारतीय पक्ष में बैंकों को अधिकृत डीलर बैंक कहता है। दूसरे देश में स्थानीय बैंक आरबीआई के पैसे को अपनी स्थानीय मुद्रा में रखेगा, दूसरे देश के बैंक आरबीआई के पैसे को अपनी स्थानीय मुद्रा में रखेगा, और भारतीय पक्ष में बैंक दूसरे केंद्रीय बैंक के पैसे को रुपए में रखेगा। ये मोदी जी की जो नोटबंदी का जो डिजास्टर था, जो वो खुद भी मानते हैं, क्योंकि उनको वो घोषणा नहीं करते,
अपनी उपलब्धियों में। लेकिन उसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि डिजिटल लेन-देन बढ़ा समाज में, ठीक है? साथ ही और डिजिटल लेन-देन नहीं होता तो कोरोना काल में बड़ी दिक्कत होती थी। साथ ही रुपए का के रूप में जो हमने कार्ड एक विकसित किया, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा और आज जो है हम आयात-निर्यात में भी इस रुपए कार्ड का उपयोग कर पाएँगे और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और भारत की मुद्रा के लिए अच्छी खबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किसी भी व्यापार को रुपए में हम अब कर सकते हैं। पहले आरबीआई के विनिमय नियंत्रण नियमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेपाल और भूटान को छोड़कर पूरी तरह से परिवर्तनीय मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड, यूरो, येन में तय किया जाता था। यह अब भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे रहा है। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी आर्थिक खबर है और इसके लिए मैं सारा कुमारी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इनको इस पर पूरा फोकस रखती हैं और वो इंटरनेशनल खबरें इंडिया स्पीच डेली पर लगातार लिख रही हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो है खासकर श्रीलंका से जुड़ी हुई खबरें बड़ी खतरनाक है और उस पे आप नजर बनाए हुए हैं। श्रीलंका के जो हमारा वो राष्ट्रपति हैं वो मालदीव भाग गए हैं और भारत पर आरोप लग रहा है कि भारत ने उनको मालदीव से में भगाया, लेकिन भारत की सरकार ने इसकी मना किया है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ये एक गलत सूचना है, गलत खबर है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए हैं। भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हमें विदेश के मामलों में भारत के आधिकारिक पक्ष यानी सरकार के पक्ष के साथ ही रहना चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश को छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। श्रीलंका की वायुसेना के विशेष विमान की मदद से गोटाबाया राजपक्षे मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। गोटाबाया के साथ उनकी पत्नी, बॉडीगार्ड भी मालदीव गए हैं। गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना था और उन्होंने ऐलान नहीं किया था कुछ समय तक। इस बीच जो है लोगों ने आरोप लगा दिया कि भारत ने भगाया। भारत ने साफ मना किया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करके कहा कि उच्चायोग आधारहीन और अटकलों पर आधारित मीडिया की खबरों को खारिज करता है। भारत ने गोटाबाया राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के श्रीलंका छोड़ जाने में मदद की, ऐसी कोई बात नहीं है, ये खबर खारिज करते हैं और हम आम श्रीलंका की जो है जनता का समर्थन करते हैं। तो ये जो है मालदीव वो पहुंचे हैं। अब इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका आर्थिक मुसीबत से भी जूझ रहा है, राजनीतिक मुसीबत से भी जूझ रहा है और उस आपातकाल के बाद भारी प्रदर्शन है। वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं श्रीलंका में और वहां पर सेना और पुलिस को पूरी खुली छूट दी गई है कि आप जो है प्रदर्शनकारियों से निपटें। कार्यवाहक राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने ये निर्देश जारी किया है कि प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस अब जैसे चाहे टूट पड़े। तो ये बहुत बड़ी खबर है और हमारे बगल में है। तो कल हमारे साथ ये जिस तरह से शरणार्थी की समस्या बांग्लादेश के साथ हुई वो हो सकता है और वैसे भी तमिल को लेकर हमारा सेंसिटिव इशू श्रीलंका के साथ है, तो इस मुद्दे पे नजर रखना चाहिए। श्रीलंका के जो नेशनल टीवी के प्रसारण को रोक दिया गया है, यूएस ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है, इमरजेंसी लगा दी गई है, सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। श्रीलंका के हालात बहुत खराब हैं, अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गए हैं, इसका प्रभाव भारत पे पड़ सकता है और ये जो आपातकाल की घोषणा है, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को घेर लिया है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हैं। पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, आपातकाल लगाई है। श्रीलंका में जो है स्थिति बहुत खराब है और ये जो है अमेरिकी दूतावास ने राजनीतिक और आर्थिक संकट को देखते हुए अपनी सेवाएं अगले 2 दिन के लिए बंद की है। सबसे पहले अमेरिका और चीन भागता है और सबसे ज्यादा यही दूसरे देशों को लूटता और भड़काता है। ये बात ठीक बात है। तो अब टीवी की सेवा वहां बंद है, देखते हैं क्या होता है। अभी अभी एक खबर और आई है, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोग 75 दिनों तक मुफ्त लगवा सकेंगे प्रिकॉशन डोज।
अब प्रिकॉशन डोज या उसको कहते हैं बूस्टर डोज लगवाने का मामला आ गया है। और मैं तो कहूंगा अपने स्वास्थ्य को देख के मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको ये सिर्फ न्यूज दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली हमने भुगता है, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। अपने तरीके से आपको जो भी उचित लगता है आप करें, पर सरकार की ये खबर अभी भी आई है तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। देश में 18 से 59 साल के आयु वर्ग के लोग सरकारी टीका केंद्र पर कोविड टीके की एहतियाती की तीसरी खुराक लगवाएंगे। 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत ऐसा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। मोदी कैबिनेट ने लेकर इसके लिए बड़ा फैसला दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिनको नहीं लगवाना है ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी जबरदस्ती टीका नहीं लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को के प्रति अपने पास रखें। जिनको नहीं लगवाना है, जिनको लगवाना है वो 75 दिन तक मुफ्त में ये जो तीसरा डोज है, बूस्टर डोज जिसको कहा जा रहा है, उसकी घोषणा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये अभियान चलाया जाएगा और ये आपको लगाया जाएगा। इसमें 18 से 59 साल के 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से भी कम को एहतियात खुराक दी गई है। इसलिए 60 से अधिक उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों में से 26% लोग बूस्टर खुराक लिए हैं अभी तक। तो ये आपकी ताजा अभी अभी कैबिनेट की खबर है। आपको ये खबर मैंने अभी दी है। तो ये आज के न्यूज बुलेटिन को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सचेत रहें, क्योंकि पंचर वाला भी उदयपुर दोहराने की घटना को दोहरा रहा है। अब मैं आपके प्रश्नोत्तर सेशन में चलता हूं और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन को लेकर अपनी सारी खबरें आप खुद पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें। मेरा इस पर कोई राय नहीं है, आप अपना राय रखिए, स्वतंत्र है, लेना है नहीं लेना ये आपकी मर्जी पर है। पर सरकार की खबर थी इसलिए मैंने आपको दी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग जी कह रहे हैं नमस्कार, मैं संत जी की पुस्तक पढ़ चुका हूँ। आपके पत्रकारिता के कारण इतनी सच्चाई की जानकारी प्राप्त होती है, मन में कष्ट और छटपटाहट अनवरत होता है। कष्ट और छटपटाहट आपके जिंदा होने की निशानी। कभी भी लकड़ी में कष्ट और छटपटाहट नहीं होती, सबों में नहीं होता, मुर्दों में नहीं होता। एक हिंदू कहीं मर रहा है और तब अगर कष्ट और छटपटाहट नहीं है तो देख लीजिए कि वो अपने आप को लोग चेक कर लें कि वो जिंदा है भी या नहीं है। आप गौरांग जीवित हैं, इसका प्रमाण है। और आज हिंदू वहां मारा जा रहा है, भारत में कोई नहीं बोल रहा है। चुनावी फितरत में ही लोग लगा मास्टर स्ट्रोक हिल। हिंदू भी यहाँ का नहीं बोल रहा है, सरकार नहीं बोल रही तो छोड़ दो, यहाँ का हिंदू भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि हिंदुओं को फुर्सत ही नहीं है अघोषित प्रवक्तागिरी करने से, व्यक्ति पूजा करने से, अनाप शनाप की चीजों में लगे थे। ये नहीं कि हिंदुओं की आवाज नहीं ना, यही स्थिति। अमर बख्श सिंह करें सर प्रणाम, इंडिया शुड डेवलप to strong policy to fight Eastern Islam, Western Islam in separate manner. The Eastern policy could keep in mind Malaysia and Indonesia, where the Western will be part. मैं आपको ये बताऊं कि सरकार को ये सोचना होगा कि इस्लाम के साथ कैसे डील करें, और उसके लिए पहला डील यही है, किसी से भी हम पॉलिसी से लड़ना छोड़ दीजिए। कि यहाँ के जो लोगों को विशेषाधिकार दे रहे हो, विशेषाधिकार आप हटाना, आप संविधान का पालन कीजिए, संविधान के अनुरूप व्यवस्था बनाइए। विशेषाधिकार ये जो आप फ्री बांट रहे हैं सब्सिडी, को बंद कर दीजिए। मजहब के आधार पर फ्री नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी ईस्टर्न और वेस्टर्न, अंत में आप देखिएगा मलेशिया भी हमें धमकी दे ही चुका है, और रुपुर के मामले में अभी अभी इंडोनेशिया भी हमको धमकी दे चुका है। हम जितना लिबरल होते जा रहे हैं वो लोग उतना हमारे गर्दन पे चढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसी को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा अंदरूनी मामला हम डील करें, तो ये सरकार को करना पड़ेगा। शर्मिष्ठा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूट्यूब मेंबर में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिष्ठा शायद प्रणब दा की पुत्री का नाम था। तो चलिए हमारे दर्शक वर्ग में भी एक शर्मिष्ठा आई है, आपका बहुत स्वागत।
नीलम जी कह रहे हैं हिंदू इंदिरा गांधी ने हिंदुओं की जनसंख्या पर नसबंदी अभियान चलाया था, उसके बाद कितनी सरकार आई, दूसरे पीछे चंदा के लिए कोई स्कीम नहीं चला पाई। कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि अब तो ये तृप्त करना, तृप्ति कर, तृप्त अभियान, ये स्थिति है। और तृप्त करते करते वहीं हम मिट जा रहे हैं। हमारा एक देश महात्मा गांधी तृप्त करते करते भारत तोड़ गए, अब हम तृप्त करते करते अपने घर पर बच्चे सबको बेच बाच के इनको तृप्त करते रहेंगे। हमारा तृप्तिकरण अभियान चल। ब्रिटेन पार्लियामेंट इंटेलिजेंस ने कहा कि ब्रिटेन के राइट विंगर आतंकी विचार से प्रभावित हैं और ये भारत को ज्ञान देते हैं। सही बात है। एक और बात बताऊं, श्रीलंका में बात रही, एक बड़ी अच्छी किताब आ रही है, अनिरुद्ध मित्रा की किताब है, वो 90 डेज जो राजीव गांधी को कैसे मारा गया, बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्ट है इस पर। ये आपको कपोत पे मैंने उपलब्ध करा है। राजीव प्राइम मिनिस्टर तो थे हमारे, और इसलिए मैं अब देखो अभी भी नाम पढ़ने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मैं सबका सम्मान करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर से उतरने के बाद, और तो हालांकि जब मरे तब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन ये जो साजिश थी उस पर बड़ी अच्छी किताब अभी आई है रूपा से, तो ये आपको कपोत पे उपलब्ध कराया गया। और ये जो मैं फ्रीमेजन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ आपको, और सारे यहाँ के, ये पुस्तक ब्रिटेन से आई है, ये कपोत पर नहीं है, ये डायरेक्ट हमने वहां से मंगवाई है, 1 महीने में आई है, तो ये नहीं मिलेगी आपको। और 90 डेज जो लोग पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में वो पढ़ें, भारत के साजिश को समझने में आपको, क्योंकि मैं ज्यादातर इस सब अध्यात्म के साथ साथ मैं ये सब भी पढ़ता रहता हूँ, CIA, KGB, बुक सोसाइटी, मतलब हर चीज पढ़ता हूँ मैं, आपको मालूम है। तो मेरा इंटरेस्ट क्षेत्र बड़ा भारी है समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण। तो ये खतरनाक, मतलब ये खतरनाक स्थिति जो श्रीलंका में ऐसी हम भुगत चुके हैं, तो ये पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। गुप्ता जी कह रहे हैं, संदीप जी मैंने आपकी अभी पोस्ट पर आज कमेंट पढ़े, ऐसे ऐसे तर्क देखकर दुख हुआ, आपका धन्यवाद। मुझे गुरु पूर्णिमा और व्यास देव जी का संबंध का ज्ञात नहीं था, मैं समझता था कि हर गुरु के लिए है ये पर्व। हर गुरु के लिए तो शिक्षक दिवस बना दिया नेहरू ने, हर गुरु के लिए वो शिक्षक दिवस अपने कम्युनिस्ट मुखपत्र यानी उनके कम्युनिस्ट प्रवक्ता कहूंगा राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस घोषित कर। और आपने जो कमेंट पढ़े हैं गुप्ता जी, मेरे जवाब भी आप जरूर पढ़िएगा, मैंने उनके पूंछ पे लात रखा, मैं किसी से दबता तो हूं नहीं। तो अच्छी भाषा से बात करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो मैं तो बहुत बुरा इंसान, तो मैं उतना ही बुराई से उनको धपेचता हूँ। आपने देखा होगा जो जैसा तो कांटा कांटे से निकलता, मैं उस पॉलिसी को मानता हूँ। आप रुई की तरह मेरे साथ रहोगे, मैं रुई की तरह रहूंगा। आप कांटे की तरह मेरे साथ रहोगे, मैं आपके भाले की तरह आपके साथ रहूंगा। मेरी फिलॉसफी साफ है, मैं बहुत सॉफ्ट भी नहीं हूँ और बहुत हार्ड भी नहीं हूँ। जो जैसा है, जो दोगे मुझे वो मुझसे पाओगे। इसको समाजशास्त्र में बोलते हैं सोशल एक्सचेंज बिहेवियर, यानी जो दोगे, यानी किसी के घर में आप 1 कटोरी खीर देते हो तो आपकी कटोरी भी वापस करता है, कुछ दे के करता है ना, तो जो दोगे वो पाओगे। तो मैंने इसी तरह उनको रपेटा भी है। असल में लोग व्यास को भी भूल रहे हैं व्यक्तिवाद में। अरे ये प्राइम मिनिस्टर 5 साल बाद नहीं रहेंगे, 10 साल बाद नहीं रहेंगे। व्यासदेव की पूरी परंपरा तुम्हारे जीवन का आधार है, तुम्हारे होने का आधार है, वरना तुम कब आप ब्राह्मी हो जाओगे भैया। लेकिन लोग व्यासदेव को भी भुलाने को तैयार है। व्यक्तिवाद, और व्यक्तिवाद इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिज्म पैदा करता है, और धर्म सनातन पैदा करता है। व्यक्तिवादिता जो है घृणित स्तर पर ले जाता है, जो लोगों को दिख रहा है, और वो कटेंगे क्योंकि वो कटने वाले लोग हैं, उनके अंदर जीवन में धर्म नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता कहा गया है। हिंदू नाम रहने से कोई धार्मिक नहीं होता। अधर्मियों की रक्षा कभी सनातन नहीं कर सकता। रावण तो भगवान शिव का शिष्य मतलब भक्त था, और ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन भगवान ने कोई दया नहीं दिखाई। वो अधर्मी था, उसको कटना ही है, अधर्मियों का नाश होना ही है, धर्म की रक्षा होनी। नवीन कुमार वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शक्तिमान जी आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हमेशा सीखते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे यही कहूंगा कि अपने शास्त्रों में डुबकी लगाइए। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो अपने शास्त्रों को गुरु बना लीजिए। ये जो अल्टीमेट गोल है आपको रॉ के विक्रम सूत जी ने जो लिखी है, इस पर एक मैं आप लोगों को कहूंगा, एक फैमिली करके आपको नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, मैं भी देखा नहीं हूँ, देखने वाला हूँ। बेटे को मैंने कहा ढूंढ के रख देगा। एक फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, यहाँ देखिए कैसे व्यास जी को ये गरिया रहे हैं, क्योंकि व्यास जी को प्राइम मिनिस्टर ने बधाई नहीं दी और मैंने कह दिया, तो ये व्यास भी इनके लिए छोटे हो गए,
जो सारा धर्म किया था। लेकिन क्रिश्चियन कैसे अपने अमेरिका को क्रिश्चियन बनाए हैं, फैमिली कैसे कंट्रोल करती है, ये आपको अल्टीमेट गोल में मिलेगा। और उस पर एक सीरीज है, मैं वो देख के बताऊंगा कि पूरा साल में एक बार ये पूरा ईसाइयत के रूप में सरेंडर करते, ये तब अपने रिलीजन को मान के यहीं ऊंचाई पे पहुंचा है। भारत का स्वर्ण काल कब था? बुद्ध मतलब गुप्त काल में, जब वैदिक धर्म सनातन धर्म सबसे ऊंचाई पर। भारत ने जब बौद्ध धर्म का अंत हुआ तो अश्वमेध यज्ञ आदि की परंपरा शुरू की, कैसे? पतंजलि ने करवाई पुष्यमित्र शुंग से। भारत की ऊंचाई आप देखो कि मुगलों से सत्ता हिंदुओं ने हासिल की, मराठों ने, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की घोषणा की। तो जब तक आप हिंदुत्व को पकड़ोगे, सनातन धर्म को, आप ऊंचाई पे जाओगे। जहां जहां छोड़ोगे अधर्म नीचे जाए, अधर्मी नीचे ही जाए। सिद्धार्थ शेखर जी धन्यवाद। आप सत्य बोलते हैं, इस्लाम के साथ कोई सामाजिक समझौता नहीं हो सकता, केवल शक्ति पाके और भय दिखाने ही। मैंने तो आपका साथ बात करना चाहता था पर नहीं हो पाई। मैं क्या कहूँ, मुझे सुबह मुझे टाइम एकदम नहीं मिलता। अमरदीप ही बात करता है, उसी में वही बताता है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा सारा समय पुस्तकों में, ऑफिस चलाना, सेटअप, टीम चलाना, वो काम है। उसका आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार करना, वीडियो 2 बार हो जाता, वो काम है। फिर सारा पुस्तकों को पढ़ना और उस तक। तो मेरा तो आज मेरी धर्मपत्नी नाराज थी कि तुम हमसे भी 2 मिनट बात करने के लिए समय नहीं। तो मैं क्या करूं, आप बताओ, ये स्थिति। लीना जी आपका बहुत धन्यवाद, हमें स्ट्रोकवादी और असली पत्रकारिता सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत प्रेम मिला मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गार्गी बनर्जी जी, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्वेता पुरोहित जी, आपका बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपको श्री वेद व्यास पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप श्री वेद व्यास जी के जैसे ज्ञान का विस्तार कीजिए और पुस्तकों के रूप में घटनाओं को रिकॉर्ड करते रहिए। सनातन के लिए आप गुरु तुल्य हैं, बहुत बड़ी वो है। लेकिन ये अच्छा आपने कहा, क्योंकि मैं पुस्तकों के रूप में कर रहा हूँ। जैसे आज 2002 के दंगों पे आपको अकेली एक किताब मिलेगी हिंदी में, अगर हिंदी में वो 1-2 तो पूरा डिटेलिंग है। कम्युनिस्टों के रूप में पूरा डिटेलिंग है। अरविंद केजरीवाल और रामदेव का आंदोलन जो लोग भूल जाएंगे कभी, उसकी पूरी डिटेलिंग किया है। तो ये आप ठीक कर रही हैं, मैं सबकी डिटेलिंग जरूर करूंगा। आपने मुझे ये बताया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, क्योंकि आप तो मार्गदर्शक की मेरी भूमिका में है, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे सोनाली जी हमारी इतनी अच्छी लेखिका है, उनकी पुस्तक जो है श्वेता देव जी, श्वेता जी देव जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और सोनाली जी, हम और आप तो साथी हैं, गुरु और नहीं। आपको भी प्रणाम, आपको भी शुभकामनाएं। और हम एक साथी हैं, एक विचार को लेकर चल रहे हैं। तो एक दूसरे को संबल देते हुए हम लोग चले, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते चले, और सनातन धर्म को हम ऐसे ही बढ़ाएं। आर अग्रवाल जी कह रहे हैं, नमस्ते संदीप जी, अब इस पंचर वाले को एनआईए कैसे पाकिस्तान से छोड़ पाएगी? अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो किस देश पर भारत में कट्टरता का दोष डाला जाता? अग्रवाल जी, आपने बहुत मतलब मन, कई बार कुछ क्वेश्चंस मन को प्रसन्न करता है, ये आपकी प्रसन्नता वाली बात, सही बात। भारत की विभाजन, पाकिस्तान निर्माण के लिए जो लोग यहाँ जिन्होंने मांग की, वो यहीं रह गए। वो उन कट्टरों को बचाने के लिए वहां पर चीजें थोप दी जाती। वो तो है ही कट्टर, पर वो उससे बड़े कट्टर यहाँ बैठे रह गए, जो भारत का विभाजन चाहते थे, जो यही रहे। लेकिन उस पर हाथ ही नहीं डालते। उसकी तृप्तिकरण योजना चल रही है, तुष्टिकरण प्लस तृप्तिकरण। सारा जी कह रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी फिर से एक नई मुहिम चला रहे हैं, 8 अगस्त को इस बार फिर से कुछ करेंगे कह रहे हैं। लेकिन मुझे अब, क्योंकि देखिए, मोमेंटम तो रेगुलर होना चाहिए, और भारत सरकार फिर क्या करेगी? पिछली बार आपने देखा 8 अगस्त को कुचल दिया था आंदोलन को, तो इस बार भी ऐसा कुछ कहीं कर दे। लेकिन वो लगातार अहर्निश जुड़े हुए हैं अश्विनी उपाध्याय, ये बहुत बड़ी बात है कि उनको सरकार ने जेल में भी रखा, तब भी वो अपने उस पर जुड़े हुए हैं और वो लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। सत्यमान जी करें, सर आशीर्वाद दें मुझे कि भगवत कृपा हो मुझ पर, भगवान की कृपा बढ़तेगी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, प्रभु की कृपा बढ़ेगी, बढ़तेगी। और मुझ पर प्रभु की कृपा ऐसे बढ़त रही है कि मेरे अंदर और प्रखरता से सत्य बोलने की एक शक्ति आ रही है, और ज्यादा प्रखरता से आ रही है। जितना मैं जा रहा हूं उसमें तो वो भगवान ने कहा है कि
भव भय हरम, किसी तरह का कोई भय तुम्हें नहीं हो, वो भय भय को हारने वाले। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, वो जो भगवान है वही सबका कल्याण करते हैं, सभी लोगों के नाथ हैं वो, और वो भय हरने वाले हैं, तुम उनकी शरण में तो चले जाओ। तो अब तो मैं और सच बोलने लगा हूं, और तीखा सच बोलने लगा हूं, और सच कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा। इसलिए आप धर्म की शरण में जाइए, धर्म आपकी रक्षा करता है, ये सच बात है। सीमा तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आज रात। गुरु क्या कैसे होनी चाहिए, गुरु की कैसी परंपरा है, इस पर बात करेंगे हम। और गुरु पूर्णिमा पर व्यास देव जी की कथा सुनेंगे हम, हमारे अतिथि आएंगे, आप अतिथि से परिचित होंगे, दक्षिण भारत से होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम। आप सबको पुनः गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।